हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों, तब से 25 बार वीडियो रिकॉर्ड किए हैं और हर बार कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाता है और तब से थक गए हैं रिकॉर्ड कर करके। लेकिन इस बार हम गलती होगा होगा जाने दो, हम नहीं करने वाले दोबारा रिकॉर्ड। जो होगा चुपचाप डाल देंगे। तो चूँकि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इस चैनल पर आपको क्लास 12th इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 कंप्लीट बुक पढ़ाऊंगा। मतलब समरी हो या फिर कंप्लीट चैप्टर हो, उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हो, क्वेश्चन आंसर, हर चीज़ यहीं करवा दूंगा आपको। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ट्यूशन कोचिंग वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप छोड़ सकते हैं। हाँ हाँ, मेरे ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं क्योंकि मैं सच में यहाँ पर कंप्लीट चीज़ पढ़ा दूंगा। मतलब जितना सिलेबस में पूछा जाएगा उससे कहीं अधिक पढ़ा दूंगा। ठीक, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ये सब छोड़ते हैं, पहले आप यहाँ फोकस कीजिए। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नहीं हमारा बुक, पहले बुक रेनबो पार्ट 2 ये बुक है। ये इसमें कुल 21 चैप्टर हैं। मतलब ये जो हमारा बुक है दो भागों में बांटा हुआ है, एक प्रोज सेक्शन और दूसरा है पोइट्री सेक्शन। प्रोज सेक्शन में कुल 11 चैप्टर हैं और पोइट्री में कुल 10 चैप्टर हैं, मतलब 21 चैप्टर हैं। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोज सेक्शन यानी कि गद्य में से होता है कि आपको 3 चैप्टर दिया जाता है। 3 में से कोई भी एक पर आपको समरी लिखना होता है, ठीक, और 5 नंबर का होता है। तो मैं यहाँ पर आज चूँकि समरी पढ़ाऊंगा, मैंने जो कहा है कि हाँ पहले मैं समरी पढ़ाऊंगा, फिर चैप्टर का कंप्लीट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर भी यहीं करवा दूंगा। आप वीडियो पॉज कर करके अपना लिख लेना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये भी आप समरी वगैरह हर चीज़ आप यहाँ से लिख सकते हैं। कॉपी जब भी पढ़ने बैठे तो कॉपी कलम साथ में लेकर के बैठें, क्योंकि वर्ड मीनिंग भी आपको लिखना होगा। जैसे कि सिविलाइजेशन यहाँ पर आपको स्क्रीन दिख रहा है, ये मैंने डिफाइन किया है। ये सब हर चीज़ आपको शॉर्ट चीज़ मिल जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आप हर चीज़ की तैयारी आप यहाँ से लगभग कर सकते हैं, लगभग नहीं 100% कर सकते हैं। छोड़िए, तो चलिए शुरू करते हैं। कि चूँकि हमारा चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो जब भी आप सिविलाइजेशन ये वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में कैसा फिगर बनता है। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। जब आप क्लास 6, 4 या 3 मतलब जो भी 5, 6, 7, 8, 9 इसमें होंगे, जब बिहार बोर्ड से पढ़े हो तो 100% टीचर के मुँह से बार बार सुनते होंगे सभ्यता सभ्यता सभ्यता। व्हाट इज दिस सभ्यता, सभ्यता क्या है। जब भी और उस समय जब आप सभ्यता सुनते होंगे तो आपके दिमाग में बहुत ही पुराने ख्यालात आते होंगे, बिल्कुल इस घर के तरह जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, एकदम टूटा फूटा घर पुराना, यही सभ्यता। जब मैं छोटा था मैं भी यही समझता था सभ्यता यही होता है, लेकिन सभ्यता ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ठीक, ये तो बस एक खंडहर है। वाजिब में ओरिजिनल सभ्यता क्या होता है, ये होता है ओरिजिनल। आपको अभी जो दिख रहा है ये है ओरिजिनल सभ्यता। मतलब सभ्यता कोई वर्ड नहीं है, ठीक। इसको मैं वैसे कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा अभी क्या है सभ्यता। तो आइए देखते हैं सभ्यता क्या है। ये है सिविलाइजेशन, इसको डिफिनीशन के साथ हम समझते हैं। ठीक, देखिए, सिविलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सोसाइटी। सिविलाइजेशन क्या है, ये कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सोसाइटी है। मतलब सिविलाइजेशन एक जटिल सामाजिक संरचना है। सभ्यता क्या है, एक जटिल मानव समाज है। ठीक, कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट्स, सोशल क्लासेज, राइटिंग सिस्टम, एडवांस एग्रीकल्चरल, ट्रेड, साइंस, आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। चलिए धीरे धीरे पढ़ते हैं इसको। ठीक, civilization a complex human society characterized by the development of cities, organized governments, social classes, writing systems, advanced agricultural, trade, science, art and architecture। मतलब क्या है, देखिए सभ्यता क्या है, एक जटिल मानव समाज। सभ्यता क्या है, तो एक जटिल मानव समाज होती है जिसमें शहरों का विकास, संगठित शासन व्यवस्था, सामाजिक वर्गों की संरचना, लेखन प्रणाली, कृषि, व्यापार, विज्ञान, कला और वास्तुकला जैसी विशेषताएं पाई जाती है। मतलब सभ्यता क्या है, तो एक जटिल मानव समाज है। सभ्यता क्या है, एक जटिल मानव समाज है। क्या है, तो जिसमें शहरों का विकास होता है। ठीक, जिसमें शहरों का विकास शामिल है, तो एक संगठित शासन व्यवस्था शामिल है, सामाजिक वर्गों की संरचना होनी चाहिए, उसमें लेखन प्रणाली होनी चाहिए, कृषि, व्यापार, विज्ञान, कला और वास्तुकला, यानी हर चीज होनी चाहिए। एक सभ्यता का मतलब हुआ एक क्या कहते हैं उसको, वेल डेवलप्ड विलेज। सॉरी दोस्तों, मतलब आदत है मजाक करने की, कभी कभी कुछ कुछ ऐसे निकल जाता है, छोड़िए। तो क्या है कि एक जटिल मानव समाज होती है जिसमें शहरों का विकास शामिल है, यानी संगठित, मतलब एक सामाजिक व्यवस्था, एक जटिल सामाजिक व्यवस्था है। क्या, जिसमें क्या है, शहरों का विकास शामिल है,
ठीक। और उसमें संगठित शासन व्यवस्था होना चाहिए, सामाजिक वर्गों की संरचनाएं होनी। सामाजिक वर्गों की संरचनाएं से तात्पर्य है कि उसमें अलग अलग वर्ग के लोग रहते हों, जैसे कि हम अलग अलग धर्म के, अलग अलग समूह के, जैसे कि वर्णों का विभाजन होता है ना, लोगों के काम के आधार पर लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है, तो धर्म के आधार पर, मतलब उसमें क्या है, सामाजिक अलग अलग सामाजिक वर्गों की संरचनाएं हों, ठीक, लेखन प्रणाली हो, कृषि हो, व्यापार हो, विज्ञान, कला, वास्तुकला, ये हर चीज मौजूद हो एक समाज में, हम उसी को सभ्यता कहते हैं, ठीक ना। ठीक, जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है इसमें लोग रहते हैं, क्या है, सभ्य है। वैसे अब गाँव में भी सुनते होंगे कि जो कोई सभ्य कहते हैं कि ये बड़ा ही असभ्य लड़का है, मतलब क्या, अनसिविलाइज्ड है, मतलब जो व्यवस्थित तरीके से नहीं रहता है उसको अनसिविलाइज यानी असभ्य बोलते हैं। एक ऐसा गांव, एक ऐसा समाज जहाँ पे सभी लोग व्यवस्थित तरीके से रहते होंगे तो उनको हम सभ्यता कहते हैं, यानी सभ्य लोग होते हैं। कहते नहीं है कि ये बहुत ही सभ्य है, मतलब वे लोग सभ्य कहलाते हैं, और वही होता है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मतलब तात्पर्य है कि एक ऐसा सामाजिक व्यवस्था जहाँ पे सभी लोग बहुत ही सभ्य तरीके से रहते हों। वहाँ पर क्या है कि मैंने कहा, बोल ही दिया कि शहरों का विकास हो, क्या वहाँ शासन व्यवस्थाएं अच्छी हो, ठीक, समाज में अलग अलग सामाजिक वर्गों की संरचनाएं मौजूद हो, वहाँ पर लेखन प्रणाली हो, हर चीज़ हो, मतलब एक तरह से मतलब गांव का कह सकते हैं डेवलप्ड विलेज, ठीक। तो वो होता है सभ्यता, ठीक। तो आप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए, इट इज टाइपिकली मार्क्स ए हाई स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। यह मानव समाज के उच्च विकास स्तर को दर्शाती है। तो ये क्या होती है, सभ्यता क्या होती है, तो यह मानव समाज के उच्च विकास स्तर को दर्शाती है, ठीक। मानव समाज के उच्च विकास स्तर को दर्शाती है, मानव समाज के उच्च विकास स्तर को दर्शाती है, ठीक। ये तो सभ्यता आपके समझ में आ गया होगा। अब है यहाँ पर क्या है कि कल्चर मीन्स संस्कृति। अब ये देखिए, कल्चर, जब भी आप कल्चर ये वर्ड सुनते होंगे तो आपके दिमाग में कुछ इसी तरह की फिगर बनती होगी। संस्कृति क्या है, मतलब रीति रिवाज, पहनावा ओढ़ावा, बोलने का ढंग, रहन सहन, हर चीज, मतलब वैसे हम इसी को संस्कृति कहते हैं। लेकिन जैसे ये सब देखिए फोटो में दिख रहा है, आइए हम इसको डिफिनीशन के तौर पे समझते हैं। जो मैंने समझाया वही चीज़ है कि कल्चर रिफर्स टू द बिलीफ्स, कस्टम्स, आर्ट, लैंग्वेज, वैल्यूज, ट्रेडिशन एंड बिहेवियर शेयर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल एंड पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक। कल्चर रेफर टू बिलीफ, कस्टम, आर्ट्स, लैंग्वेज, वैल्यूज, ट्रेडिशन एंड बिहेवियर शेयर बाय ग्रुप ऑफ पीपल एंड पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मतलब क्या है कि संस्कृति से तात्पर्य है कि वे आस्था, वे विश्वास, वे रीति रिवाज, ठीक, वे आस्था, वे विश्वास, वे रीति रिवाज, वो कला, वो भाषा, वो मूल्य, वो परंपरा, वे आचरण, जो कि लोगों के एक समूह के द्वारा दूसरे समूह को यानी कि दूसरे पीढ़ी को पास डाउन किया जाता है। मतलब कि लोगों का मतलब कि वे सारी रीति रिवाज, आस्था, विश्वास, कला, भाषा, मूल्य, परंपरा, आचरण, ये जब लोगों का एक समूह पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे लोगों को हस्तांतरित करते जाते हैं तो इसी को हम संस्कृति कहते हैं, ठीक है। अभी जो हम जिस धर्म को मान रहे हैं, जिस तरह का कपड़ा पहन रहे हैं, जो हमारा पहनावा ओढ़ावा है, ठीक है, मतलब हम जिस चीज़ों को मानते आ रहे हैं, रीति, हम किस भगवान की पूजा करते हैं, हाथ जोड़ करके पूजा करते हैं। कोई लोग हैं कि वो सबका पूजा करने का अपना अपना अलग अलग तरीका है। जैसे चर्च वाले होते हैं वो क्रॉस ऐसे करके प्रणाम करते हैं, ठीक। तो सबका अपना अपना जो रीति रिवाज है, अपना ये सब क्या है कि हमें हमारे पूर्वजों से मिले हैं, इसी को हम संस्कृति कहते हैं। जो हम हमारे पूर्वजों से मिले हैं और हम उसको ढोते आ रहे हैं, ठीक, ढोते नहीं आ रहे हैं, मतलब उसको मानते आ रहे हैं। उसमें अपना हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, हमारा, ठीक, वो हमारा भाषा, वो मूल्य, वो परंपरा जिसको हम मानते आ रहे हैं, वो जो हमारे आचरण में शामिल है, उसी को हम क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं। और वो हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी एक दूसरे को हस्तांतरित करते चले जाते हैं, तो यही हो गया कल्चर, ठीक। आइए अब आगे समझते हैं समरी। तो ये जो है समरी मतलब होता है सारांश, यानी किसी भी चैप्टर का एक क्या है, संक्षिप्त विवरण। तो ये जो है चैप्टर हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और ये क्या है, 1869 और 1948, मतलब क्या, ये जो महात्मा गांधी, इनका जन्म 1869 में हुआ था और मृत्यु 1948 में। ये देखिए यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिए हैं, क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर एक लेखक के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, मतलब लेखक परिचय दिया जाता है। तो उसको मैं जब एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से समझा दूंगा। अभी बस ये इतना ही समझ लीजिए, जो कि समरी है ऊपर ऊपर से ले रहे हैं।
जब हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर तो आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ठीक, यहाँ देखिए समरी पर अब आते हैं। दिस एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी। मतलब ये जो निबंध है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक, ही इज द फादर ऑफ नेशन, वे क्या है, राष्ट्रपिता हैं। इन हिज एस्से ही हैज डिस्क्राइब्ड द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि इस निबंध में उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन किया है। मतलब उन्होंने अपने इस एस्से में क्या, ये जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो चैप्टर है, ये एक एस्से है, निबंध है। इस निबंध में उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया है। ठीक, इन हिज ओपिनियन द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि उनके विचार से भारतीय सभ्यता की जो नींव है वो बहुत ही मजबूत है। ठीक, नो वन इन द वर्ल्ड कैन डिफीट इट, यानी कि इस संसार में कोई भी भारतीय सभ्यता को मात नहीं दे सकता। यानी भारतीय सभ्यता, हमारी जो सभ्यता है, इसको कोई भी दुनिया में कोई भी इसे मात नहीं दे सकता। इट हैज विथस्टूड ऑन द टेस्ट ऑफ टाइम, यह समय की कसौटी पर खरी उतरी है। विथस्टूड मतलब होता है खरा उतरना, टेस्ट ऑफ टाइम यानी समय की कसौटी पर। ये जो हमारी जो सभ्यता है, यह समय की कसौटी पर खरी उतरी है। दाउ इट इज अनचेंज्ड एंड इट इज द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन, यद्यपि यह अपरिवर्तनशील रहा है। यानी हमारी जो सभ्यता है वह परिवर्तित नहीं, वह परिवर्तनशील है। ठीक ना, अपरिवर्तित है हमारी सभ्यता, यद्यपि हमारी सभ्यता अपरिवर्तित है। एंड इट इज मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन, यानी कि, और ये क्या है, सबसे प्राचीन सभ्यता, हमारी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो यहाँ पर जो आपको ये एंड दिख रहा है ये गलत है। ठीक, एंड नहीं होगा ये। दाउ इट इज अनचेंज्ड, दाउ इट इज अनचेंज्ड एंड इट इज द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन, यद्यपि यह अपरिवर्तनशील है और यह सबसे प्राचीन सभ्यता है। नीदर द ओल्ड सिविलाइजेशन ऑफ रोम एंड ग्रीक और नॉर द मॉडर्न सिविलाइजेशन कैन मैच इंडियन सिविलाइजेशन। मतलब कह रहे हैं कि ना ही पुरानी सभ्यता, चाहे वो रोम की हो, ग्रीक की हो, और ना ही कोई आधुनिक सभ्यता है जो कि हमारी भारतीय सभ्यता से मेल खा सकती हो। मतलब कि दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं आई हैं, तो उनमें से बोल रहे हैं कि दो एग्जाम्पल दिए कि रोम की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। मतलब ये रोम और ग्रीक की सभ्यता, रोम और ग्रीक की पुरानी सभ्यता हो या फिर कोई आधुनिक सभ्यता हो, कोई भी सभ्यता हो, वो हमारी भारतीय सभ्यता से मैच नहीं खा सकती। ठीक, इट इज सुपीरियर टू अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, हमारी जो सभ्यता है वह दुनिया की किसी भी सभ्यता से क्या है, सुपीरियर है, यानी कि उत्तम है। ठीक, सिविलाइजेशन इज द कोड ऑफ कंडक्ट एडेड टू मोरालिटी, सिविलाइजेशन क्या है, तो सभ्यता आचार संहिता को नैतिकता से जोड़ता है। मतलब कि आचार संहिता को नैतिकता से जोड़ता है, कहने का मतलब है कि नैतिकता देखिए क्या होता है कि, मतलब नैतिकता तो यह है कि हमारे विचारों, मतलब देखिए नैतिकता का अर्थ होता है कि हमारे समाज में जो सही गलत हो रहे हैं उसके प्रति एक समझ विकसित करना। ठीक ना, जैसे कि आपके सामने अगर आप सड़क पे खड़े हैं और कोई अंधा आदमी वो जा रहा है सड़क, मतलब अंधा आदमी सड़क क्रॉस कर रहा है और आप वहाँ पर खड़े खड़े देख रहे हैं, लोग आपके बारे में यही कहेंगे कि इसके अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता नहीं है। नैतिकता मतलब क्या होता है कि सही और गलत के बारे में हमारी समझ को संदर्भित करता है। नैतिकता क्या है कि सही और गलत के बारे में हमारी समझ को संदर्भित करता है। ठीक, और आचार संहिता क्या होता है, तो किसी व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और नियमों और जिम्मेदारियों को संदर्भित करता है। तो आचार संहिता किसी व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार, नियमों और जिम्मेदारियों को संदर्भित करता है। ठीक, यानी सिविलाइजेशन, ये जो यहाँ पर है कि सिविलाइजेशन द कोड ऑफ कंडक्ट एडेड टू मोरालिटी, यानी कि सभ्यता आचार संहिता को नैतिकता से जोड़ता है। ठीक, अब देखिए आगे कि इट एलिवेट्स आवर मोरालिटी, और ये जो है सभ्यता, ये हमारी नैतिकता को एलिवेट करता है, मतलब बढ़ाता है। ठीक, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन ऑन द अदर हैंड इज बेस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ मटेरियल एंड इंक्रीज ऑफ वांट्स, यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है दूसरी ओर, वही पश्चिमी सभ्यता है वो क्या है कि बेस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ मटेरियल, बेस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यानी कि वो भौतिक चीज़ों की, भौतिक सामग्रियों की पूजा, यानी दूसरी ओर पश्चिमी सभ्यता वह सामग्री की पूजा और चाहतों की वृद्धि पर आधारित है, यानी कि वो मटेरियल बेस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यानी कि ये जो वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी सभ्यता है दूसरी ओर, वह सामग्रियों की पूजा और
इच्छाओं की वृद्धि पर निर्भर है। यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता मानने वाले लोग हैं, वो भौतिक चीज़ों पर अधिक ध्यान देते हैं, यानी सुख समृद्धि भोग विलास की जिंदगी व्यतीत करने पर अधिक ध्यान देते हैं। ठीक, और उनकी इच्छाएं असीमित होती है, इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं। ठीक, दे हैव नो फैथ इन डिवाइन पावर, दे हैव नो फैथ इन डिवाइन पावर, यानी कि उनको देवीय शक्ति में कोई विश्वास नहीं होता है। ठीक, वो देवीय शक्ति पर भरोसा नहीं करते हैं। आवर एंसेस्टर्स लाइक द विलेज लाइफ अगेंस्ट सिटी लाइफ, और हमारे जो पूर्वज हुए वो शहरों की जिंदगी की अपेक्षा ग्रामीण जिंदगी को अधिक पसंद करते थे। दे प्रैक्टिस्ड ट्रू होम रूल, और वो क्या है कि ट्रू होम रूल यानी कि वो ट्रू होम रूल का प्रैक्टिस यानी आचरण करते थे, उसका पालन किया था। ट्रू होम रूल क्या है, इसको हम चैप्टर जब पढ़ेंगे तो बढ़िया से समझा देंगे। ठीक है ना, अभी वैसे ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी छोड़ दिए। हर चीज़ को समझना थोड़ा मुश्किल है, जब मैं चैप्टर के टाइम में इसको बहुत ही अच्छे से खोल करके समझा दूंगा। ठीक, अभी छोड़िए। दे प्रैक्टिस्ड ट्रू होम रूल, ठीक, उन्होंने सच्चा होम रूल प्रचलित किया, मतलब सच्चा होम रूल का पालन किया। अब देखिए, दे बिलीव्ड इन द यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट, वे लोग हाथ और पैर के उपयोग में विश्वास करते थे। वे लोग हाथ और पैर के उपयोग में विश्वास करते थे। ठीक, हाथ और पाँव के उपयोग में, मतलब वो कहते थे कि हम हाथों से काम करेंगे, वो मेहनत पे जो भरोसा करते थे। ठीक, अब देखिए, देयर वांट्स वेयर लिमिटेड, हमारे जो लोग थे क्या है, उनकी जो इच्छाएं थी वो लिमिटेड, सीमित थी। सो दे वेयर हैप्पी, और वे लोग खुश भी थे, इसलिए सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाज द मोटो ऑफ देयर लाइफ, यानी कि सादा जीवन और उच्च विचार ही उनके जीवन का मकसद था, यानी उद्देश्य था। सादा जीवन और उच्च विचार यानी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग ही उनके जीवन का उद्देश्य था। महात्मा गांधी टेल्स देयर इज नो हार्म इन असिमिलेशन गुड थिंग्स फ्रॉम द अदर कंट्री सिविलाइजेशन, मतलब महात्मा गांधी कह रहे हैं कि यदि दूसरे देशों की सभ्यता में अगर कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो उसको अपनाने में कोई भी नुकसान नहीं है। मतलब महात्मा गांधी के अनुसार अगर कोई विश्व में कोई और दूसरी सभ्यता है, दूसरे देश की सभ्यता है, अगर उसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो उसको अपनाने में कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी हमारा नुकसान नहीं होगा। ठीक, आवर सिविलाइजेशन इज सूटेड टू आवर नीड्स एंड इन्वायरमेंट, यानी हमारी सभ्यता है वो हमारी ज़रूरत और पर्यावरण पर मतलब के अनुकूल है। हमारी सभ्यता है हमारी आवश्यकताओं और पर्यावरण के अनुकूल है। हमारी सभ्यता और हमारे पर्यावरण के अनुकूल है। देयर सिविलाइजेशन इज सूटेड टू देयर नीड्स एंड एनवायरनमेंट, और उनकी जो सभ्यता है, कौन उनकी, यहाँ पश्चिमी सभ्यता वाले, वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाले को बोल रहे हैं, यानी यूरोप कंट्री के जो लोग हैं उनको बोल रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता वालों को बोल रहे हैं कि उनकी सभ्यता है वह उनके वातावरण और उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल है। रियली इंडियन सिविलाइजेशन हैज़ नो पैरेलल इन द वर्ल्ड, वास्तव में भारतीय सभ्यता का दुनिया में कोई भी समानांतर नहीं है, मतलब कि सच में भारतीय सभ्यता महान है। भारतीय सभ्यता के जैसा दुनिया में कोई और सभ्यता नहीं है। तो यहीं पर हमारा समरी खत्म हुआ। आप देख सकते हैं, चूंकि ये 2 पेज का है, आप इतना लिख लीजिएगा तो आपको लगभग 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 100% मिलेगा। ठीक, मैंने बहुत सारा पढ़ा, अब झूठ मूठ का बहुत ज़्यादा लिखने से कुछ होगा नहीं। यह है कि इतना आप लिखेंगे 1.5-2 पन्ना हो जाएगा, 5 नंबर आपको मिल ही जाएगा। चूँकि आप देख लीजिए हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अगला अपडेट मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।